एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं धातु कर्म। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने धात्विक ऑक्साइड के अपचयन की विधियां समझी है। अपचयन की विधियों में धात्विक ऑक्साइड को हम धातु में अपचयित करते हैं। अब इस प्रकार जो धातु प्राप्त होता है यह शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिश्रित होती हैं। तो आज का विषय है हमारा धातुओं का शोधन। आज हम देखेंगे धातुओं के शोधन की विधियां। तो चलिए देखते हैं धातुओं के शोधन की विधियां। सबसे पहली विधि है आसवन विधि। यह विधि उन धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होती है जिनके क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। ऐसी धातुओं को हम इतना गर्म करते हैं कि वह अपनी वाष्प में परिवर्तित हो जाए। अब वहां जो अशुद्धियां हैं उनके क्वथनांक उच्च होने के कारण वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। तो इस प्रकार जो धातु की वाष्प है वो पृथक हो जाएगी, उसको हम एकत्र करके संघनित कर लेंगे और शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इस विधि से विशेषकर मरकरी, जिंक, आर्सेनिक आदि का शोधन किया जाता है। नेक्स्ट है द्रवण विधि। द्रवण विधि ऐसी धातुओं के शोधन में प्रयुक्त होती है जिनके गलनांक बहुत निम्न होते हैं। उदाहरण के लिए टीन हुआ, जिंक हुआ, इनका शोधन हम द्रवण विधि से करते हैं। तो इस विधि में अशुद्ध धातु को एक ढालू तल वाले भट्टी के फर्श पर रखकर गलनांक तक गर्म किया जाता है। तो गलनांक तक जब गर्म करेंगे तो धातु पिघल करके बह करके बाहर आ जाएगी, जिसको एकत्र कर लेंगे और जो अशुद्धियां हैं वो भट्टी के तल पे ही बची रह जाएंगी। तो इस प्रकार हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण विधि। कुछ धातुओं में विद्यमान अशुद्धियां सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। उदाहरण के लिए लोहा, लोहे में कार्बन की अशुद्धि होती है, सिलिकॉन की अशुद्धि होती है, तो ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इस विधि में अशुद्ध धातु को पिघली हुई अवस्था में लेकर उसको उसमें वायु प्रवाहित करते हैं। तो वायु के द्वारा अशुद्धियों का ऑक्सीकरण होता है। अब कुछ अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड बना करके बाहर हो जाती हैं और कुछ अशुद्धियां जो हैं वो धातु मल के रूप में पिघली हुई धातु पर तैरते रहते, जहां से उसको निकालते जाते हैं। तो लोहे का शोधन हम ऑक्सीकरण विधि के द्वारा ही करते हैं। लोहे का शोधन हम आगे लोहे का निष्कर्षण देखेंगे, वहां डिटेल्स में पढ़ेंगे लोहा, जिसमें हम ये ऑक्सीकरण देखेंगे। नेक्स्ट है पोलिंग विधि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार प्रश्न के रूप में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनने हैं और ये जो सारे पॉइंट हैं हम लोग देख रहे हैं ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो पोलिंग विधि कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो पिघली हुई धातु में सरलता से घुल जाते हैं। तो ऐसी धातुओं का हम शोधन पोलिंग विधि से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर। कॉपर का जो ऑक्साइड है वो पिघले हुए कॉपर में सरलता से घुल जाता है। अब यहां पर जो कॉपर का ऑक्साइड है उसको भी हमें कॉपर में अपचयित करना है। तो उसके लिए पिघली हुई धातु को एक बड़े टैंक में लेकर के हरी लकड़ी के डंडों के द्वारा उसको चलाया जाता है, घुमाया जाता है और इस प्रकार उच्च ताप पर हरी लकड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स उत्पन्न होते हैं जो धात्विक ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो धात्विक ऑक्साइड था वो भी धातु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस विधि से हम कॉपर का शोधन करते हैं। तो यही प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि पोलिंग विधि से किस धातु का शोधन किया जाता है, तो आंसर है कॉपर, तांबा। नेक्स्ट है अमलगमन विधि। अमलगम कहा जाता है किसी भी धातु का पारे के साथ जो मिश्र धातु बनता है उसको हम कहते हैं अमलगम। तो अमलगम का मतलब है कि वहां मरकरी तो है, पारा तो है और साथ में कोई अन्य धातु है और ये जो मिश्रण है इसी को हम कहते हैं अमलगम। अमलगम ठोस अवस्था में भी हो सकता है, पेस्ट के रूप में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि मिश्र धातु में मरकरी की मात्रा कितनी है।
यहां एक चीज और याद रखना है, जो प्रश्न के रूप में कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है। लगभग सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम बनाती हैं, केवल एक धातु है जो पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती है। और यही प्रश्न आता है कि कौन सी धातु पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा, लोहा एकमात्र ऐसी धातु है जो पारे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। और ये प्रश्न अनेकों बार विभिन्न कंपटीशन और एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है। तो अमलगम नहीं बनाने वाली धातु है लोहा। तो चलिए इस विधि को हम देखते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु को हम पारे के साथ अमलगम बनाते हैं, तो अशुद्धियां अलग हो जाएंगी और जो धातु है वो पारे के साथ अमलगम में आ जाएगा। अब इस अमलगम को निकाल करके जब हम गर्म करेंगे तो पारा वाष्पित हो जाएगा और शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इस विधि से विशेषकर सोना और चांदी का हम शोधन करते हैं। नेक्स्ट है मांड विधि। मांड विधि भी प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है और यह विधि निकिल के शोधन में प्रयुक्त होती है और यही प्रश्न है। तो मांड विधि का संबंध किससे है? निकिल के शोधन से है। तो निकिल का शोधन मांड विधि से किया जाता है। तो इस विधि में सबसे पहले निकिल को हम वाष्पशील कार्बोनिल में परिवर्तित करते हैं। फिर ये जो वाष्पशील कार्बोनिल है इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमको शुद्ध निकिल प्राप्त होता है। तो यहां याद रखना है कि मांड विधि का संबंध निकिल के शोधन से, और यह प्रश्न अनेकों बार पूछा गया है। अंत में हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटनी शोधन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटनी शोधन से भी प्रश्न बनते हैं। विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा हम सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि धातुओं का शोधन करते हैं। तो इस विधि को हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। चित्र में हम तांबे के शोधन को प्रदर्शित किए हैं। इसमें एक बड़ा टैंक है, उस टैंक में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा हुआ है। अब यहां एनोड के रूप में हमने अशुद्ध कॉपर को लिया है। अशुद्ध कॉपर की मोटी प्लेटें होती हैं जिनको हम एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं और शुद्ध कॉपर की पतली प्लेटों का यहां कैथोड बनाया गया है। अब जब हम विद्युत अपघटन की क्रिया करेंगे तो एनोड से कॉपर आयन मुक्त होकर के विलयन में आएंगे और विलयन से वह कॉपर के कैथोड पर जमा होने लगेंगे, उदासीन हो जाएंगे और वहां पे कॉपर के कैथोड पर जमा होने लगेंगे। तो इस प्रक्रिया में जो एनोड है धीरे धीरे घुलने लगेगा और जो कैथोड है जिस पे कॉपर जमा हो रहा है वो धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। तो इस प्रकार कैथोड को बाहर निकालकर फिर दूसरा कैथोड लगा देते हैं। तो धीरे धीरे जो समस्त कॉपर है वो कैथोड पर मुक्त होकर जमा हो जाता है, उदासीन होकर के जमा हो जाता है और पूरा एनोड घुल जाता है और उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो एनोड के नीचे बैठ जाती हैं। यहां हमने प्रदर्शित किया है। इन अशुद्धियों को हम एनोड मड या एनोड कीचड़ कहते हैं। इसमें सोना और चांदी जैसी मूल्यवान धातुएं भी होती हैं। तो विद्युत अपघटनी जो शोधन है इसमें हम अशुद्ध धातु की मोटी प्लेटों का एनोड बनाते हैं, शुद्ध धातु की पतली प्लेटों का कैथोड बनाते हैं और विद्युत अपघट्य के रूप में उसी धातु के किसी लवण का जलीय विलयन लिया जाता है। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे एनोड पे कई बार प्रश्न बना है कि विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु की मोटी प्लेटों का खाली स्थान बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु को हम कैथोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तभी तो अशुद्ध धातु से धातु आयन विलयन में आएगा और विलयन से वो कैथोड पर, शुद्ध धातु के कैथोड पर जमा होते चला जाएगा। तो इस प्रकार
हम लोगों ने धातुओं के शोधन की विधियां देखी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से विभिन्न प्रकार के प्रश्न अनेकों बार बन चुके हैं। अब हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो चुकी है। यहां पर धातु कर्म समाप्त होता है, लेकिन धातु कर्म में कई प्रकार की भट्टियों का हम उपयोग करते हैं और वहां से भी प्रश्न बनता है। तो आगे हम लोग देखेंगे धातु कर्म में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की भट्टियां। तो चलिए देखते हैं धातु कर्म में प्रयुक्त भट्टियां। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वात्या भट्टी। वात्या भट्टी को आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। यह लोहे की बनी लगभग 100 फीट ऊंची भट्टी होती है, जिसकी भीतरी दीवारें अग्निशः ईंटों की बनी होती हैं। नीचे ये अधिक चौड़ा होता है, लगभग 15 से 20 फीट चौड़ा होता है बीच वाला भाग। और यहां से भी कई बार प्रश्न बने हैं। एक बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि वात्या भट्टी की भीतरी दीवारें खाली स्थान से बनी होती हैं। तो अभी आपको बताया अग्निशः ईंटों की बनी होती हैं। और इस भट्टी में ऊपर कप और कोन व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा अयस्क और उसके साथ कोक और जो गालक है उसका मिश्रण डाला जाता है। इस मिश्रण को चार्ज कहा जाता है, घान कहा जाता है, कि ये ऊपर से कप और कोन व्यवस्था से डाली जाती है। और नीचे धातुमल और धातु को अलग अलग निकालने का मार्ग होता है। और इस भट्टी से हम खासकर लोहा और तांबे का निष्कर्षण करते हैं। तो इस प्रकार ये वात्या भट्टी है। नेक्स्ट है बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक लोहे का बना नाशपाती के आकार का एक खोखला पात्र होता है। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो मिक्सर मशीन होता है, कंक्रीट के मिक्स करने वाली मशीन, उसका जो आकार है कुछ कुछ बेसेमर परिवर्तक के समान होता है। तो ये लोहे का बना एक खोखला पात्र है और नाशपाती के आकार का है। इसके भीतर सिलिका या डोलामाइट का अस्तर लगा होता है। ये निर्भर करता है कि हम किस धातु का शोधन कर रहे हैं, उसमें अशुद्धियां क्या है। अगर अम्लीय अशुद्धियां रहेंगी तो डोलामाइट का स्तर रहेगा, और अगर क्षारीय अशुद्धियां रहीं तो सिलिका का स्तर रहेगा। और बेसेमर परिवर्तक के तली में वायु जाने के लिए छिद्र होते हैं, और इसका उपयोग हम लोहा और तांबे के निष्कर्षण में करते हैं। नेक्स्ट परावर्तनी भट्टी है। परावर्तनी भट्टी को इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब निस्तापन और भर्जन की क्रिया पढ़ा हम लोगों ने। तो परावर्तनी भट्टी की विशेषता है कि ईंधन और अयस्क को अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है, और इसका उपयोग सामान्यतः निस्तापन और भर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत भट्टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत भट्टी का उपयोग उच्च ताप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस ताप से अगर ऊपर की आवश्यकता है तब हम वहां विद्युत भट्टी का उपयोग करते हैं। और हेरॉल्ट भट्टी एक सामान्य विद्युत भट्टी का नाम है। इसको हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोडों के द्वारा उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है, और इसकी जो भीतरी दीवारें हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की विशेषता है कि यह बहुत उच्च ताप सह सकता है। तो विद्युत भट्टी के अंदर जो अस्तर लगा होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, और ये प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि विद्युत भट्टी के अंदर, विद्युत भट्टी के भीतर जो अस्तर लगा होता है वो किस चीज का है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत उच्च ताप सह सकता है। और अंत में है मफत भट्टी। मफत भट्टी कई अलग अलग आकृति के होते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं के शोधन में भिन्न भिन्न प्रकार की मफत भट्टी को डिजाइन किया जाता है। जैसे जिंक के निष्कर्षण में हम इसका उपयोग करते हैं। तो मफत भट्टी की विशेषता है कि यहाँ जो अयस्क है, यहाँ जो धातु है, वो ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है, ईंधन के संपर्क में नहीं आता है। ईंधन अलग जलता है और
फिर उसके बीच में पार्टीशन होता है और उसके बाद फिर अयस्क रखा होता है। तो इस प्रकार ईंधन और अयस्क एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण भट्टियां हैं जो हम धातु कर्म में प्रयुक्त करते हैं और यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था धातु कर्म वो यहां समाप्त हुआ। अब हम लोग अलग अलग धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण की विधियां, जो डिटेल्स में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।